कभी कभी जिंदगी में कुछ पल ऐसे आते हैं जो एक पूरी कहानी बदल देते हैं। एक लड़की थी, आर्या, जिसे अंधेरे से डर लगता था। लेकिन उस रात जब बिजली गई और वो अकेली थी, उसके कमरे में कोई था जिसे उसने दुश्मन समझा, पर शायद वो उसकी किस्मत था। एक गलती, एक गलतफहमी और दो जिंदगियां हमेशा के लिए बदल गई। क्या वो लड़का सच में गुनहगार था या हालात ने उसे दोषी बना दिया? क्या डर मोहब्बत में बदल सकता है? जानिए इस दिल छू लेने वाली कहानी में बारिश की रात, जहां एक गलतफहमी से शुरू हुई नफरत धीरे धीरे प्यार की सबसे खूबसूरत कहानी बन जाती है। हल्की ठंडी हवा चल रही थी, आसमान में बादल घिरे थे और बारीक सी बारिश ने पूरे लखनऊ शहर को एक अलग ही सुकून में डुबो दिया था। शाम के 7 बज रहे थे। बाहर के मौसम में तो ठंडक थी, लेकिन आर्या के दिल में हल्की बेचैनी थी। वो अपने घर के बाथरूम में थी। उसके लंबे काले बाल खुले हुए थे और वो शावर के नीचे खड़ी होकर आंखें बंद किए पानी को महसूस कर रही थी। उसे हमेशा ठंडे पानी से नहाना पसंद था। कहती थी कि इससे सारी थकान और सारे बोझ धुल जाते हैं। आर्या हर रात सोने से पहले ऐसे ही नहाया करती थी, जैसे उस वक्त बस वो और पानी के बूंदे हों, बाकी दुनिया कहीं गायब हो गई हो। वो खुद को हर फिक्र से आज़ाद महसूस करती थी। लेकिन उस दिन कुछ अलग था। बाहर का मौसम अचानक बिगड़ने लगा। ठंडी हवा अब तेज झोंकों में बदल गई। बादल भी अब गरजने लगे थे। कुछ ही पलों में पूरा इलाका अंधेरे में डूब गया। बिजली चली गई थी। आर्या की आंखें फौरन खुली। उसे शुरू से ही अंधेरे से डर लगता था। उसने जल्दी से शावर बंद किया और टटोलते हुए टॉवल की तरफ हाथ बढ़ाया। हे भगवान, एक तो ये बिजली वालों को भी टाइम देखकर ही काम आता है, वो बड़बड़ाई। तभी उसका टावर हाथ से फिसलकर नीचे गिर गया। वो डर के मारे वहीं सिमट गए। बाहर से उसके माँ बाप की आवाज़ें आ रही थीं। लाइट चली गई क्या? आर्या ने हिम्मत जुटाई और अंधेरे में दरवाज़ा खोला। कमरे में हल्की हल्की बिजली की चमक खिड़की से अंदर आ रही थी। उसने जल्दी से इधर उधर देखा, लेकिन उसके कपड़े कहीं नहीं थे। तभी याद आया, वो तो सीधे नहाने आ गई थी, कपड़े निकालना भूल ही गई थी। उसने मोबाइल उठाया और टॉर्च ऑन की। जैसी ही वो अलमारी के पास पहुंची, उसे एक अजीब सी सिहरन महसूस हुई। ऐसा लगा जैसे कोई उसे देख रहा हो। वो पल भर के लिए थम गई। दिल की धड़कनें तेज होने लगे। उसने डरते डरते पीछे मुड़कर देखा और अगले ही पल वो किसी मजबूत सीने से टकरा गए। सामने जो खड़ा था, उसे देखकर आर्या की रूह कांप गई। उसके होंठों से चीख निकलने ही वाली थी, लेकिन तभी उस शख्स ने एक हाथ उसके होंठों पर रख दिया और दूसरे से उसे थाम लिया। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि दोनों को समझ ही नहीं आया कि क्या घट गया। अंधेरे में सिर्फ बारिश की आवाज थी। आर्या की बड़ी बड़ी आंखें डर से और भी फैल गई थी। सामने खड़ा इंसान उसे अपनी बाहों में थामे था। मोबाइल जमीन पर गिर चुका था। कमरे में घुप अंधेरा था। दोनों की सांसें तेज चल रही थीं, जैसे कोई दौड़ खत्म करके रुका हो। वो लड़का था, रोहन, जो अभी अभी उसके घर के गेस्ट के तौर पर आया था। लेकिन आर्या को इस बात का अंदाजा नहीं था कि वही लड़का वहां खड़ा है। वो हकलाते हुए बस इतना कह पाया, प्लीज शोर मत करो, अगर आवाज हुई तो सब आ जाएंगे और फिर गलत समझेंगे, मेरी बात सुनो। आर्या की आंखों से आंसू बहने लगे थे। वो उसकी गिरफ्त में थी और खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन रोहन ने हाथ नहीं हटाया। उसकी आवाज़ धीमी थी, लेकिन उसमें घबराहट थी। मैं बस तुम्हारा मोबाइल देने आया था, कुछ और मतलब नहीं था मेरा। कुछ पल की खामोशी रही, फिर बिजली आ गई। पूरा कमरा रोशनी से भर गया और जैसे ही रोशनी फैली, आर्या ने खुद को देखा। वो बिना कपड़ों के थी, बस तौलिए में, और रोहन उसके बिल्कुल पास खड़ा था। ये दृश्य देखकर उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया। उसकी सांस रुकने लगी। वो वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी। रोहन घबरा गया। उसने जल्दी से चादर खींची और आर्या को ढक दिया। वो कांपते हुए कमरे से बाहर निकल गया। उसके मन में डर और अपराध बोध दोनों थे। वो खुद को बार बार कह रहा था कि मैं बस फ़ोन देने गया था, मैंने कुछ गलत नहीं किया। लेकिन अंदर से वो जानता था कि हालात ने सब कुछ उलझा दिया है। उधर कुछ देर बाद आर्या के कमरे से एक चीख गूंजी, मुझे मत छूना, दूर रहो मुझसे। उसकी माँ और छोटी बहन भागती हुई कमरे में पहुंची। आर्या बेड पर पड़ी कांप रही थी। उसकी माँ ने तुरंत उसे सीने से लगाया, लेकिन उसे शांत नहीं कर पा रही थी। आर्या बार बार बड़बड़ा रही थी, मुझे मत छूना, मुझे छोड़ दो। डॉक्टर को बुलाया गया। डॉक्टर ने कहा, शॉक की स्थिति लगती है, शायद डर या किसी ट्रॉमा की वजह से। आर्या को अस्पताल ले जाया गया।
अगले दिन जब वो होश में आई तो बोलने की हालत में नहीं थी, बस उसकी आंखें शून्य में देख रही थीं। उधर रोहन अपने कमरे में सिर पकड़कर बैठा था। जो कुछ हुआ था वो सोच सोच कर परेशान था। उसने खुद को लाख समझाया कि उसकी गलती नहीं थी, लेकिन दिल नहीं मान रहा था। बार बार उसके दिमाग में वही पल घूम रहा था, बिजली का जाना, आर्या का डर और उसका उसके सामने इस हालत में होना। अगले दिन आर्या घर लौट आई, लेकिन अब वो किसी से बात नहीं करती थी। उसकी आंखों में जैसे कोई गहरी परछाई बस गई थी। उसका बचपन का डर फिर से लौट आया था, वो डर जो उसने बरसों पहले झेला था, जब एक पड़ोसी अंकल ने उसकी मासूमियत को तोड़ने की कोशिश की थी। उस दिन वो बच गई थी, लेकिन वो जख्म आज भी उसके अंदर जिंदा थे। और आज जब रोहन ने उसे इस हालत में देखा था, उसके अंदर वही पुरानी यादें लौट आई थीं। उसे लगा कि फिर से वही सब होने वाला है, और यही सोचकर उसकी दुनिया जैसे रुक गई थी। रोहन को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। एक ओर उसकी शर्म और डर था, दूसरी ओर आर्या की हालत। उसने चाहा कि वो सबके सामने सच्चाई बता दे, पर डर था कोई विश्वास नहीं करेगा। अगले दिन सुबह का समय था। लखनऊ के उस बड़े से घर में एक अजीब सी खामोशी पसरी हुई थी। आमतौर पर आर्या के हंसने की आवाज़ से घर गूंजता था, लेकिन आज सब कुछ बदल गया था। उसकी माँ सुनीता जी पूजा का थाल लिए मंदिर के सामने बैठी थीं, लेकिन उनकी आंखों में बेचैनी साफ झलक रही थी। आर्या अब तक अपने कमरे से बाहर नहीं आई थी। सुनीता जी ने दरवाज़ा खटखटाया। आर्या बेटा नाश्ता कर लो, ठंडा हो जाएगा। भीतर से कोई जवाब नहीं आया। धीरे से दरवाज़ा खोला तो देखा वो खिड़की के पास बैठी थी, आंखें नीचे, चेहरा पीला, जैसे किसी ने उसके सारे रंग छीन लिए हों। माँ ने उसके कंधे पर हाथ रखा। क्या हुआ बेटा, अब डरने की कोई बात नहीं है। डॉक्टर ने कहा है बस थोड़ा डर बैठ गया है, जल्द सब ठीक हो जाएगा। आर्या ने बस सिर हिला दिया। उसकी आवाज़ जैसे कहीं खो गई थी। उधर नीचे गेस्ट रूम में रोहन भी चुप बैठा था। पूरी रात वो सो नहीं पाया था। जो कुछ भी हुआ उसके लिए खुद को माफ नहीं कर पा रहा था। उसके पिता शर्मा अंकल और आर्या के पिता अजय जी दोनों बाहर बिजनेस के सिलसिले में गए हुए थे। घर में बस महिलाएं थीं और माहौल बहुत भारी था। सुनीता जी जब रसोई में गईं तो नौकरानी धीरे से बोली, मैडम, वो लड़का, उसी के आने के बाद तो बिटिया की तबीयत बिगड़ी है ना। सुनीता जी ने तुरंत टोका, ऐसी बात दोबारा मत कहना। बच्ची पहले से डरी हुई है, किसी को कुछ नहीं कहना, समझी। उन्होंने खुद को संभालते हुए गहरी सांस ली, लेकिन दिल में एक सवाल गूंज रहा था, क्या सच में कोई गलतफहमी नहीं हुई। उधर आर्या अपने बिस्तर पर बैठी थी। दिमाग में वही रात घूम रही थी, अंधेरा, बिजली का जाना और रोहन का चेहरा। उसकी आंखों से फिर आंसू बह निकले। क्यों आया वो मेरे कमरे में, क्यों, वो बुदबुदाई। दिल में एक डर था, लेकिन साथ ही उलझन भी, क्योंकि जब वो होश में आई थी तो खुद को बिस्तर पर ढका हुआ पाया था। अगर वो गलत इरादा रखता तो शायद सब कुछ और भी बुरा होता। ये सोचकर वो खुद से और भी ज्यादा डर गई। नहीं, मैं कुछ भी सोच नहीं सकती, मुझे बस उससे दूर रहना है। शाम को जब अजय जी और शर्मा अंकल लौटे तो घर का माहौल देखकर दोनों सन्न रह गए। क्या हुआ, शर्मा अंकल ने घबरा कर पूछा। सुनीता जी ने धीमी आवाज में सब बताया। आर्या की तबीयत खराब हो गई है, शायद बिजली जाने के बाद डर गई थी। वो असल बात बताना नहीं चाहती थी क्योंकि कोई ठोस बात उनके पास भी नहीं थी, लेकिन आर्या के चेहरे की हालत देखकर सबको समझ आ गया कि कुछ गहरा हुआ है। शर्मा अंकल ने अपने बेटे से पूछा, रोहन, तूने कुछ देखा या सुना उस वक्त। रोहन कुछ पल चुप रहा, फिर झिझकते हुए बोला, पापा, असल में मैं उसे उसका फ़ोन देने गया था। दरवाज़ा खुला था और फिर वो रुक गया। उसके गले से आवाज़ नहीं निकल रही थी। सबकी नज़रें उस पर टिक गईं। फिर क्या, अजय जी ने पूछा। फिर बिजली चली गई और मैंने उसे ऐसी हालत में देख लिया। वो बस इतना ही बोल पाया। पूरा हॉल कुछ देर के लिए शांत हो गया। सुनीता जी ने डर के मारे दोनों हाथ जोड़ लिए। हे भगवान, ये क्या दिन दिखा दिए। आर्या पास ही खड़ी थी, उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वो कांपते हुए बोली, आप सब मुझे गलत मत समझिए, उसने मुझे छुआ था, मुझे बहुत डर लगा। और ये कहते ही वो फिर से वहीं गिर पड़ी। शर्मा अंकल ने घबरा कर कहा, देखो अजय, मेरा बेटा ऐसा नहीं है, वो कुछ गलत नहीं कर सकता। अजय जी ने गुस्से में कहा, बात बेटे की नहीं, इज्जत की है शर्मा जी। हमारी बेटी की हालत देखिए, अगर बाहर बात चली गई तो लोग क्या कहेंगे। रोहन बस खड़ा था, सिर झुकाए।
उसके होंठ कांप रहे थे। उसने धीमे से कहा, गलती मेरी है अंकल, लेकिन मैं कसम खाता हूं मेरा कोई गलत इरादा नहीं था। फिर उसकी आवाज़ टूट गई। मैं बस फ़ोन देने गया था, बस इतना ही। रात के करीब 9 बज रहे थे। सब अपने अपने कमरों में थे। सुनीता जी अपनी बेटे के सिर पर हाथ फेरते हुए सोच रही थीं, शायद हमें शहर छोड़ देना चाहिए या फिर कुछ ऐसा करना चाहिए कि ये बात कभी बाहर ना जाए। अचानक शर्मा अंकल कमरे में आए। उन्होंने कहा, अजय, मैंने फैसला कर लिया है, गलती हमारी है। रोहन ने जो किया चाहे जानबूझकर नहीं किया, लेकिन असर तो हुआ ना। इसलिए मैं चाहता हूं कि हम दोनों परिवार मिलकर इस बात का हल निकालें, बिना किसी झगड़े के। अजय जी चुप थे, बस सिर झुकाए बैठे रहे। क्या मतलब? सुनीता जी ने पूछा। मतलब ये कि मैं चाहता हूं कि रोहन और आर्या की शादी कर दी जाए। ये सुनकर सबके चेहरों का रंग उड़ गया। आर्या ने सिर उठाकर हैरानी से देखा। क्या? शादी? आप मजाक कर रहे हैं क्या? उसकी आंखें लाल हो गईं। जिस इंसान ने मेरी इज्जत छीनी, उससे मैं शादी करूं? कभी नहीं, वो चिल्लाई। रोहन भी सन्न था। पापा, ये क्या बोल रहे हैं आप? शर्मा अंकल ने गंभीर स्वर में कहा, बेटा, हम विदेश में रहते हैं लेकिन हम अपने संस्कार नहीं भूले। अगर किसी लड़की की इज्जत पर बात आ जाए तो मर्द की जिम्मेदारी है कि वो उसका सहारा बने। तुम दोनों की शादी ही इस मामले को खत्म कर सकती है। उन्होंने अजय जी की तरफ देखा। आप भी जानते हैं कि लखनऊ में बात कितनी जल्दी फैलती है। सुनीता जी रो पड़ी। लेकिन हमारी बेटी, वो तो अभी सदमे में है। शादी से ही वो ठीक हो जाएगी, शर्मा अंकल ने दृढ़ता से कहा। आर्या की आंखों में नफरत झलक रही थी। आप सब चाहते हैं कि मैं मजबूरी में किसी के साथ जिंदगी बिताऊं? ठीक है, जो आपको सही लगे कीजिए, मुझे अब फर्क नहीं पड़ता। वो ये कहकर अपने कमरे में चली गई, दरवाजा बंद कर लिया। भीतर से सिर्फ उसकी धीमी सिसकियां सुनाई दे रही थीं। अगले दिन से घर में शादी की बातें शुरू हो गई। रोहन खामोश रहता, किसी से बात नहीं करता। उसके मन में अपराध बोध था, लेकिन दिल में एक डर भी कि कहीं इस मजबूरी की शादी से आर्या की जिंदगी और बर्बाद न हो जाए। आर्या खुद को कमरे में बंद रखती। कभी आईने में खुद को देखती तो गुस्से में आईने पर हाथ मार देती। मेरा चेहरा, मेरी हंसी, सब खत्म कर दिया उसने। उसके हाथों से खून निकल आता, लेकिन उसे परवाह नहीं थी। उसी दौरान सुनीता जी उसके पास आईं। बेटा, हमें ये सब अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन ये जरूरी है। लोग बात करेंगे तो हमें झेलना मुश्किल होगा। हमें तुम्हारी इज्जत बचानी है। आर्या ने सिर झुका लिया। तो मैं बस एक बोझ हूं ना, जिसे छिपाने के लिए शादी कर दी जाएगी। माँ की आंखों से आंसू गिर पड़े। नहीं बेटा, ऐसा मत कहो, बस वक्त खराब है। और यहीं से कहानी ने नया मोड़ लिया। शादी की तैयारी होने लगी, लेकिन किसी के दिल में खुशी नहीं थी। रोहन बार बार खुद से कहता, मैं गलत नहीं था, पर फिर भी ये सब क्यों हो गया? आर्या खुद से कहती, मुझे इससे नफरत है, लेकिन शायद अब मैं इसके नाम से ही जानी जाऊंगी। दोनों के दिल में तूफान था, और किस्मत अब उनकी जिंदगी को एक ऐसे रास्ते पर ले जाने वाली थी जहां ना चाहकर भी वो एक दूसरे के बंधन में बंधने वाले थे। शादी का दिन करीब आ गया था। घर में हलचल तो थी, लेकिन उस हलचल में खुशी नहीं, बस एक अजीब सा बोझ था। बाहर फूलों से सजा मंडप, ढोल नगाड़े, रिश्तेदारों की आवाजें, सब कुछ था, लेकिन किसी के चेहरे पर सच्ची मुस्कान नहीं थी। आर्या अपने कमरे में बैठी थी, लाल जोड़ा पहने हुए। आईने में खुद को देखा, एक सुंदर दुल्हन, लेकिन आंखों में कोई चमक नहीं। उसने धीरे से कहा, काश ये सब एक सपना होता, और जब आंख खुलती तो मैं फिर वही पुरानी आर्या होती, जो अपने सपनों की दुनिया में हंसा करती थी। उसकी माँ सुनीता जी कमरे में आई। बेटा, सब बारात पहुंच गई है, पंडित जी बुला रहे हैं। आर्या ने बस सिर झुका लिया। माँ ने उसके माथे को चूमा। भगवान सब ठीक करेगा बेटा, शायद ये रिश्ता ही तुम्हारे दर्द की दवा बने। लेकिन आर्या के दिल में तूफान चल रहा था। वो सोच रही थी, एक इंसान जिसने मेरी जिंदगी को डर में बदल गया, मैं उसी के साथ साथ फेरे लूंगी। उसकी पलकों पर आंसू थे, लेकिन उसने उन्हें पोंछ लिया। अब उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। उधर बारात आ चुकी थी। रोहन से जब उसके दोस्तों ने कहा, भाई बधाई हो, आज तो तू दूल्हा बन गया, वो बस हल्की मुस्कान देकर रह गया। उसके चेहरे पर ना कोई खुशी थी, ना उत्साह। वो अंदर ही अंदर सोच रहा था, क्या सच में ये मेरी गलती का प्रायश्चित है,
या किसी और की सजा मुझे मिल रही है? शादी शुरू हुई। पंडित जी मंत्र पढ़ रहे थे, लोग फूल बरसा रहे थे। लेकिन उन दोनों की नजरें एक दूसरे से नहीं मिली। 7 फेरे पूरे हुए, सिंदूर भरा गया, मंगलसूत्र पहनाया गया, और इस तरह 2 टूटे हुए लोग एक ऐसे रिश्ते में बंध गए जिसे दोनों ने मजबूरी में स्वीकार किया था। शादी के बाद विदाई का समय आया। सुनीता जी अपनी बेटी को गले लगाकर फूट फूट कर रो पड़ी। बेटा, अब यही तेरा घर है, वहां सब तेरा अपना है, भूल जा जो बीत गया। आर्या ने बस इतना कहा। माँ, मैं कोशिश करूंगी, लेकिन कुछ बातें दिल से नहीं जाती। उसे गाड़ी में बिठाया गया, आंखों से आंसू बह रहे थे। लखनऊ की सड़कों पर जब गाड़ी आगे बढ़ी तो आर्या ने खिड़की से बाहर देखा। वो वही शहर था जहां उसने अपनी सारी यादें जी थीं, और आज वो शहर पीछे छूट रहा था। रोहन के घर पहुंचते ही सबने नए जोड़े का स्वागत किया। फूलों की माला, आरती, तिलक, सब कुछ हुआ। शर्मा अंकल खुश थे कि अब मामला सुलझ गया, लेकिन रोहन और आर्या के दिल में कुछ भी सुलझा नहीं था। शाम को जब सब मेहमान चले गए तो कमरे में सिर्फ सन्नाटा रह गया। आर्या दुल्हन के कपड़ों में पलंग के एक कोने पर बैठी थी। उसकी आंखें लाल थीं, चेहरे पर थकान और डर दोनों थे। दरवाज़ा धीरे से खुला, रोहन अंदर आया। दोनों के बीच कुछ पलों तक शांति रही। फिर आर्या अचानक उठी और गुस्से में बोली, खबरदार जो मेरे करीब आने की कोशिश की, मत सोचना कि तुम अपने प्लान में कामयाब हो गए हो। उसकी आवाज़ कांप रही थी। तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, बदला लिया मुझसे, है ना, क्योंकि मैंने सड़क पर तुम्हें सबके सामने डांटा था। रोहन ने गहरी सांस ली। उसके पास जवाब नहीं था। वो धीरे से बोला, आर्या, मैं तुम्हें जबरदस्ती नहीं चाहता। ये शादी मेरे लिए भी उतनी ही मुश्किल है जितनी तुम्हारे लिए। मैं जानता हूं तुम मुझे गलत समझ रही हो, लेकिन जो हुआ वो मेरी गलती नहीं थी। आर्या ने गुस्से में कहा, गलती नहीं थी? तो फिर क्या था? तुम्हारी नजरों में तो शायद ये सब आम बात है, लड़कियों को देखना, छूना, डराना। वो रो पड़ी। मेरे लिए तो वो पल मौत जैसा था, और तुम कहते हो गलती नहीं थी? रोहन ने एक पल के लिए आंखें बंद की, फिर धीरे से बोला, अगर मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहता तो उस रात तुम्हारे कमरे से भागता नहीं। मैं तुम्हें ढक कर छोड़ आया था। उसकी आवाज़ सच्चाई से भरी थी, लेकिन आर्या अब सुनने की हालत में नहीं थी। वो पलंग पर बैठ गई और दोनों के बीच एक दीवार खड़ी हो गई, एक खामोश, ठंडी दीवार जिसे कोई तोड़ना नहीं चाहता था। अगली सुबह दोनों की आंखें सूजी हुई थीं। सुबह का सूरज कमरे में झांक रहा था, लेकिन वहां कोई रोशनी नहीं थी। शर्मा अंकल विदेश लौटने की तैयारी कर रहे थे। उन्होंने रोहन से कहा, बेटा, अब तुम दोनों का भविष्य तुम्हारे हाथ में है। मैंने जो किया वो परिवार की इज्जत के लिए किया, अब तुम्हें ये रिश्ता निभाना होगा। रोहन ने बस सिर हिला दिया। जब वो गए तो घर में बस रोहन और आर्या रह गए। आर्या का मन अब भी शांत नहीं था, लेकिन वो घर की जिम्मेदारियां निभाने लगी थी। वो सुबह उठकर पूजा करती, घर का काम देखती और फिर दोपहर में खिड़की के पास बैठकर किताबें पढ़ती। शाम को जब रोहन ऑफिस से लौटता तो वो बिना कुछ बोले उसके लिए चाय बना देती। दोनों के बीच बातचीत बहुत कम होती थी, लेकिन माहौल पहले जैसा भारी भी नहीं रहा था। कभी कभी जब दोनों एक ही केबल पर बैठते तो खामोशी के बीच बस बर्तनों की आवाज़ सुनाई देती थी। पर अब उस खामोशी में डर नहीं था, बस एक अनकहा सुकून था। आर्या ने महसूस किया था कि रोहन ने कभी उसके करीब आने की कोशिश नहीं की थी। वो हमेशा दूरी बनाकर रखता था, मानो खुद को सजा दे रहा हो। एक शाम जब हल्की बारिश हो रही थी, आर्या किचन में चाय बना रही थी। रोहन ऑफिस से लौटा और दरवाजे से अंदर आया। वो भीग चुका था, लेकिन चेहरे पर थकान थी। आर्या ने बिना कुछ कहे उसके लिए तौलिया बढ़ाया। जुकाम हो जाएगा, जल्दी बदल लीजिए कपड़े। रोहन ने मुस्कुराकर कहा, थैंक यू। बस इतना ही संवाद हुआ, लेकिन उस 2 शब्दों में एक अनजाना अपनापन था। आर्या ने पहली बार उसे मुस्कुराते हुए देखा था। दिल में कुछ हल्का सा महसूस हुआ, जैसे किसी ने पुराने जख्म पर धीरे से मरहम रख दिया हो। लेकिन शायद किस्मत को यही मंजूर नहीं था। अगले ही दिन उनकी जिंदगी में प्रिया लौट आई। दरवाजे की घंटी बजी। आर्या ने जाकर दरवाज़ा खोला। सामने खड़ी थी एक खूबसूरत लड़की, बाल खुले हुए, चेहरे पर गुस्सा और आंखों में आंसू। वो बिना कुछ बोले सीधी अंदर आई और तेज आवाज में बोली, कहाँ है वो, कहाँ है रोहन, वो धोखेबाज। आर्या सन्न रह गई। आप कौन? उसने हकलाकर पूछा। मैं प्रिया हूँ, रोहन की मोहब्बत। 5 साल तक उसने मुझसे प्यार किया और अब किसी और से शादी कर ली। उसके शब्द आर्या के दिल को चीर गए। वो कुछ कह नहीं पाई।
इतने में रोहन भी बाहर आ गया। प्रिया, वो चौंक गया। तुम यहाँ कैसे? कैसे? तुम्हें शर्म नहीं आई मुझसे ये सब छुपाने में? मैंने तुम्हारे साथ जिंदगी के सपने देखे थे और तुमने एक झटके में किसी और को अपना लिया। वो चुप खड़ा था। आर्या सब सुन रही थी, उसका दिल कांप रहा था। उसे अब समझ आ गया कि रोहन की जिंदगी में कोई और भी थी और शायद अब वो सिर्फ एक मजबूरी बन चुकी थी। प्रिया की आंखों में आंसू थे। वो आर्या की ओर मुड़ी और बोली, और तुम जानती भी हो इसने क्या किया है? ये मुझे छोड़कर किसी और की बाहों में चला गया। तुमने मेरा घर तोड़ दिया। वो आगे बढ़ी और आर्या की बाह पकड़ ली। तुम मुझसे मेरा प्यार नहीं छीन सकती। आर्या दर्द से कराह उठी। छोड़िए मुझे, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन प्रिया अब गुस्से में थी। उसने आर्या के गले पर अपने नाखून गड़ा दिए। तू मेरी खुशियां छीन लेगी? आर्या की चीख निकली। आह! रोहन तुरंत आगे बढ़ा और गुस्से में प्रिया को जोर से पीछे खींचा। एक थप्पड़ गूंजा। बस करो प्रिया। कमरे में सन्नाटा छा गया। रोहन की आंखें लाल थीं। खबरदार अगर मेरी बीवी को हाथ लगाया तो। प्रिया हक्की बक्की रह गई। बीवी? तुम उसे अपनी बीवी कह रहे हो? वो हंसने लगी। वाह रोहन, आज तुम सच में बहुत गिर गए हो। जिस लड़की के साथ रात गुजारी थी उसी को अब इज्जत दे रहे हो? रोहन का खून खौल गया। चुप रहो प्रिया। तुम भूल गई उस दिन जब मैं लंदन से लौटा था तो मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या किया था? और तुम क्या कर रही थी? उस लड़के के साथ वाइन पीकर गले लग रही थी। उसकी आवाज गूंज उठी। प्रिया के चेहरे का रंग उड़ गया। वो झूठ है। झूठ नहीं, मैंने अपनी आंखों से देखा है। रोहन की आंखें मुझसे से जल रही थीं। तुमने मुझे तोड़ दिया था प्रिया, और अब तुम कह रही हो कि मैंने तुम्हें छोड़ा? प्रिया कुछ पल चुप रही। उसकी आंखों से आंसू बहे, लेकिन अब वहां प्यार नहीं था, बस हार थी। वो धीरे से बोली, ठीक है रोहन, अगर तुम यही चाहते हो तो मैं चली जाती हूँ। पर याद रखना, मैंने तुम्हें सच्चा प्यार किया था और ये रिश्ता, ये शादी कभी खुशियां नहीं दे पाएगी। वो मुड़ी और दरवाज़ा जोर से पटककर चली गई। आर्या के गले पर खून का हल्का निशान था। रोहन ने तुरंत फर्स्ट एड बॉक्स उठाया और उसके पास आया। बैठो, मैं लगाता हूँ। आर्या ने पीछे हटते हुए कहा, जरूरत नहीं, मैं खुद लगा लूंगी। लेकिन रोहन ने नरमी से उसका हाथ थाम लिया। कृपया हिलना मत। वो कॉटन पर दवा लगाकर धीरे धीरे उसके गले पर रख रहा था। आर्या को उसकी उंगलियों की गर्माहट महसूस हुई। पहली बार उसने उसकी आंखों में सीधे देखा। वहां कोई वासना नहीं थी, बस सच्चा दर्द और खेद था। रोहन ने धीमे स्वर में कहा, वो मेरी जिंदगी का हिस्सा थी, लेकिन मेरी गलती थी कि मैंने सब कुछ बिना बताए खत्म कर दिया। तुम सोचती हो मैं चरित्रहीन हूं, पर सच तो ये है कि मैंने आज तक किसी लड़की को गलत निगाह से देखा तक नहीं। मैंने सारी भावनाएं उस एक लड़की के लिए रखी थी, पर भगवान ने शायद मुझे उसके बजाय तुम्हारे लिए चुना है। आर्या की आंखें नम थी। क्यों नहीं बताया आपने पहले? क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तुम और भी टूट जाओ। मुझे लगा वक्त खुद सब कुछ बता देगा। आर्या ने सिर झुका लिया। मैंने आपके बारे में बहुत बुरा सोचा। रोहन मुस्कुराया। हालात ने हमें मजबूर किया आर्या, गलती ना तुम्हारी थी न मेरी। वो पहली रात थी जब दोनों ने एक दूसरे से खुले दिल से बात की। कोई गुस्सा नहीं, कोई इल्जाम नहीं, बस सच्चाई। और उसी सच्चाई ने दोनों के बीच एक नया रिश्ता बुन दिया, भरोसे का। अब आर्या को एहसास होने लगा था कि रोहन वैसा नहीं था जैसा उसने समझा था, और रोहन को भी अब समझ आने लगा था कि आर्या सिर्फ एक शर्मीली लड़की नहीं, बल्कि एक टूटी हुई आत्मा है जिसे सुकून चाहिए। उस रात जब रोहन अपने कमरे की लाइट बंद कर रहा था, तो दरवाजे के पास खड़ी आर्या ने धीमी आवाज में कहा, गुड नाइट रोहन। रोहन पलटा, मुस्कुराया। गुड नाइट आर्या। इतना छोटा सा पल था, लेकिन उस गुड नाइट के साथ दोनों के दिलों में एक नई शुरुआत का बीज बोया जा चुका था। अब घर का माहौल पहले से बिल्कुल बदल चुका था। जहां पहले चुप्पी और तनाव था, वहां अब हल्की मुस्कानें और सुकून के पल आने लगे थे। आर्या सुबह पूजा करते वक्त अब खुद से बातें करती, भगवान अब शायद सब ठीक हो जाएगा। उसके चेहरे पर पहली बार फिर वही पुरानी मासूमियत लौटने लगी थी। रोहन ऑफिस जाने से पहले हमेशा कहता, आर्या, कुछ चाहिए हो तो फोन कर लेना। पहले आर्या जवाब नहीं देती थी, लेकिन अब हल्की मुस्कान के साथ ठीक है कह देती थी। शाम को जब वो लौटता तो दोनों बरामदे में बैठकर चाय पीते। ज्यादा बातें नहीं होती थी, पर जो होती थी उनमें एक गर्माहट थी, जैसे दो थके हुए लोग अब एक दूसरे के साए में सुकून ढूंढने लगे हों। एक दिन आर्या किचन में सब्जी काट रही थी। रोहन ने पीछे से आकर कहा, आज बहुत खुश दिख रही हो, कोई खास बात? वो मुस्कुराई, बस यूं ही, बाहर मौसम अच्छा है। रोहन ने मजाक में कहा, या फिर मेरे मूड की वजह से? आर्या ने आंखें ऊपर उठाकर उसे देखा, इतना आत्मविश्वास कहाँ से लाते हो? दोनों हंस पड़े। वो हंसी जो कभी दोनों की जिंदगी से गायब थी, अब धीरे धीरे लौट रही थी। कभी कभी छोटी छोटी बातों में दोनों हंस पड़ते,
कभी बिना वजह मुस्कुरा देते। आर्या को रोहन का साथ बुरा नहीं लगता था। कभी कभी उसे लगता वो इंसान जो कभी डर का कारण था, अब उसकी सबसे बड़ी ताकत बन रहा है। एक शाम जब बिजली चली गई तो आर्या डर गई। अंधेरे में उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे वो पुरानी रात याद आ गई। वो अपने कमरे में घुसकर सिमट गई। रोहन ने देखा तो समझ गया कि आर्या डर रही है। वो बिना बोले कमरे में गया और उसके पास जाकर धीरे से बोला, डरो मत, मैं यहाँ हूँ। आर्या ने धीरे से कहा, मुझे अंधेरा अच्छा नहीं लगता। रोहन ने मोबाइल की टॉर्च ऑन की और दीवार पर हल्की रोशनी फैलाई। अब देखो, अंधेरे में भी रोशनी आ सकती है, बस किसी को जलना पड़ता है। उसके शब्द आर्या के दिल को छू गए। उस रात आर्या ने पहली बार महसूस किया कि किसी का पास होना डर मिटा सकता है। वो बोली, शायद तुम्हारे अंदर बहुत कुछ है जो मैं अब तक समझ नहीं पाई। रोहन मुस्कुराया, शायद इसलिए क्योंकि तुम मुझे सुनना ही नहीं चाहती थी। दोनों एक दूसरे को देखकर हल्के से हंस पड़े। वो पल बहुत छोटा था, पर दिल के बहुत करीब। अब उनके दिन का एक नियम बन गया था, सुबह की चाय साथ में, शाम की बातें और कभी कभी छत पर टहलना। आर्या को बागबानी पसंद थी, तो उसने घर की बालकनी में पौधे लगा दिए। रोहन ऑफिस से आने के बाद पानी डालता और कहता, ये पौधे तुम्हारे जैसे हैं, धीरे धीरे खिल रहे हैं। आर्या मुस्कुराकर जवाब देती, और तुम भी वैसे ही धीरे धीरे बदल रहे हो। उनकी हंसी में अब एक अपनापन था। आर्या को अब उसका इंतजार रहने लगा था। जब दरवाजे की घंटी बजती तो उसके दिल की धड़कनें तेज हो जाती। उसे खुद समझ नहीं आता कि ये आदत कब लग गई। एक दिन रोहन ने कहा, सुनो आर्या, इस वीकेंड हम कहीं बाहर चलें? आर्या ने हैरानी से देखा, कहीं बाहर मतलब? हाँ, बस थोड़ा घूमने, मन बदल जाएगा। पहले तो उसने मना किया, लेकिन फिर हिचकते हुए बोली, ठीक है, लेकिन ज्यादा दूर नहीं। वो दोनों पास के नैनीताल चले गए। पहाड़ों की ठंडी हवा, झील का नीला पानी और सुबह की धूप, सब कुछ बहुत शांत लग रहा था। आर्या ने झील के किनारे बैठकर कहा, कभी सोचा नहीं था कि मैं फिर से ऐसे मुस्कुरा पाऊंगी। रोहन ने कहा, कभी कभी जिंदगी को दूसरा मौका देना पड़ता है, और खुद को भी। वो दोनों झील में नाव लेकर गए। हवा में आर्या के बाल उड़ रहे थे। रोहन उसे देखता रहा, चुपचाप। वो मुस्कुराई, क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहे हो? कुछ नहीं, बस ये सोच रहा हूं कि अगर किस्मत ने हमें गलत वक्त में मिलाया तो शायद सही वक्त में एक दूसरे को समझने के लिए। आर्या ने उसकी आंखों में देखा। उसमें अब न डर था न दूरी, बस सच्चाई। उस पल में दोनों के बीच कुछ बदल गया, जैसे कोई अदृश्य दीवार गिर गई हो। वापसी के रास्ते में बारिश शुरू हो गई। आर्या ने गाड़ी के शीशे से बाहर हाथ निकाला, बारिश की बूंदों को महसूस करते हुए बोली, बारिश हमेशा मुझे डराती थी, लेकिन आज ये अच्छी लग रही है। रोहन ने हल्की मुस्कान दी, क्योंकि आज तुम अकेली नहीं हो। वो लाइन आर्या के दिल में उतर गई। उसने धीमी आवाज में कहा, शायद अब डर नहीं रहा। रोहन ने उसकी तरफ देखा, कभी भी डर लगे तो बस याद रखना, मैं पास हूं। दोनों की नजरें मिली और उस नज़र में हजार बातें थी जो शब्दों से कहीं नहीं जा सकती। उस रात घर लौटते वक्त दोनों चुप थे, लेकिन वो खामोशी अब सुकून भरी थी। घर पहुंचकर आर्या ने कहा, आज बहुत अच्छा लगा, बहुत समय बाद खुद को जिंदा महसूस किया। रोहन ने जवाब दिया, तुम हमेशा से जिंदा थीं, बस किसी ने तुम्हें डर में कैद कर रखा था। आर्या ने मुस्कुराते हुए कहा, और तुमने वो डर तोड़ दिया। वो चली गई अपने कमरे में, लेकिन दरवाजे के पीछे उसकी मुस्कान अब किसी फूल की तरह खिल चुकी थी। वो अब खुद से कह रही थी, शायद अब मेरा दिल फिर से धड़कना सीख रहा है। धीरे धीरे दोनों की दुनिया बदलने लगी। आर्या अब हंसने लगी थी, गुनगुनाने लगी थी। रोहन अब मुस्कुराने की वजह खोजने लगा था। और घर, जो कभी सन्नाटे से भरा था, अब उसमें जिंदगी बसने लगी थी। कभी कभी किस्मत सबसे बड़ा खेल ये खेलती है, जो रिश्ता मजबूरी में शुरू होता है वही सबसे सच्चा बन जाता है। कुछ हफ्ते बीत गए थे। अब घर में हंसी, शांति और अपनापन था। आर्या और रोहन की बातचीत अब रोज की आदत बन चुकी थी। वो दोनों अब एक दूसरे की छोटी छोटी बातों को समझने लगे थे। लेकिन कहते हैं, जब जिंदगी खूबसूरत होने लगे तो किस्मत कुछ ना कुछ नया मोड़ जरूर देती है। उस दिन सुबह की बात है। रोहन नाश्ता कर रहा था और मोबाइल पर कुछ देख रहा था। आर्या किचन में पराठे बना रही थी। अचानक उसके फोन पर एक नोटिफिकेशन आया, प्रिया, कैन वी टॉक वंस? रोहन का चेहरा पल भर में बदल गया। वो कुछ सोच में पड़ गया। आर्या ने दूर से देखा, किसका मैसेज है? रोहन थोड़ा हिचकिचाया,
फिर बोला, ऑफिस का है, कुछ काम से। उसने मोबाइल उल्टा रख दिया। लेकिन आर्या की निगाहों ने वो नाम देख लिया था, प्रिया। वो पल भर चुप रही, पर अंदर कुछ टूट गया। उसके दिल में फिर वही पुराना डर उठने लगा, कहीं वो फिर उसी के पास तो नहीं जा रहा। वो चुप रही, लेकिन उसके चेहरे की चमक गायब हो गई। शाम को जब रोहन ऑफिस से लौटा तो आर्या बहुत चुप थी। वो पूछता रहा, सब ठीक है? वो बस हाँ कहकर काम में लग गई। रोहन को समझ नहीं आया कि अचानक ये बदलाव क्यों। इसी बीच रोहन ऑफिस गया तो उसकी मीटिंग देर तक चली। फोन बंद हो गया था। आर्या घर पर इंतजार करती रही। रात के 11 बज गए, लेकिन रोहन नहीं आया। वो बार बार घड़ी देख रही थी और डर बढ़ता जा रहा था। आखिरकार उसने कॉल करने की कोशिश की, नंबर बंद था। करीब आधी रात को फोन आया। मैडम, आप रोहन जी को जानती हैं? आर्या का दिल धड़क उठा। हाँ, मैं उनकी पत्नी बोल रही हूँ, क्या हुआ? मैडम, उनका एक्सीडेंट हो गया है, हम उन्हें सिटी हॉस्पिटल ला रहे हैं। उसके हाथ से फोन गिर गया। वो भागती हुई दरवाजे तक गई, पड़ोसी को बुलाया और फौरन हॉस्पिटल पहुंची। हॉस्पिटल में स्ट्रेचर पर लेटे रोहन को देखकर उसकी आंखों से आंसू फूट पड़े। उसका सिर बैंडेज से लिपटा था, हाथ पर पट्टी थी। डॉक्टर ने कहा, चिंता मत कीजिए, चोट ज्यादा गहरी नहीं है, सिर पर हल्की चोट लगी है, शायद कार स्लिप हो गई। आर्या वहीं बैठ गई, उसका हाथ पकड़े हुए। तुम मुझे ऐसे डरा नहीं सकते, वो रोते हुए बोले। तुम जानते नहीं, मैं तुम्हें खो नहीं सकती। कुछ देर बाद रोहन की आंखें खुली। उसने हल्की आवाज में कहा, डर गई थी? आर्या ने सिर हिलाया, बहुत। उसने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। अब डरने की कोई वजह नहीं है, मैं हूं ना। वो शब्द सुनकर आर्या की आंखों से आंसू फिर बह निकले। वो अब खुद को नहीं रोक पाई। उसने धीरे से उसका हाथ अपने गाल से लगा लिया। उस पल में दोनों ने कुछ नहीं कहा, लेकिन दिल ने सब कह दिया। अगले दिन डॉक्टर ने रोहन को छुट्टी दे दी। घर लौटने पर आर्या ने हर पल उसकी देखभाल की। वो दवा देती, सूप बनाती और कभी-कभी उसके पास बैठकर किताब पढ़ती। रोहन कहता, तुम इतनी केयर क्यों कर रही हो? आर्या मुस्कुराती, क्योंकि अब तुम्हारी आदत लग गई है। दोनों हंस पड़े। वो पल बहुत प्यारा था। लेकिन कहानी यही नहीं रुकी। कुछ दिनों बाद जब रोहन ऑफिस वापस गया तो उसने देखा कि प्रिया बाहर खड़ी है। वो बोली, बस 5 मिनट बात करनी है। रोहन चुपचाप चला गया। मैंने बहुत कोशिश की भूलने की, लेकिन नहीं भूल पाई, प्रिया ने कहा। मैं जानती हूं कि अब तुम शादीशुदा हो, लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूं, मैं अब भी तुम्हें चाहती हूं। रोहन ने गहरी सांस ली। प्रिया, जो हमारे बीच था वो खत्म हो चुका है। अब मैं किसी और की जिम्मेदारी हूं और शायद उसी में मेरा सुकून है। उसकी आवाज़ ठहराव भरी थी। प्रिया की आंखों से आंसू गिरे। तो अब मुझे तुम्हारे दिल में कोई जगह नहीं है? रोहन ने कहा। अब नहीं प्रिया, अब वहां सिर्फ आर्या है। वो शब्द बोलते वक्त रोहन ने खुद को हल्का महसूस किया। उसे लगा जैसे कोई बोझ उतर गया हो। लेकिन किस्मत ने फिर खेल खेली। उसी वक्त बाहर आर्या आ चुकी थी। वो ऑफिस में सरप्राइज देने आई थी और उसने वो सब सुन लिया, लेकिन बीच से उसे बस इतना सुनाई दिया, प्रिया, तुम मेरे लिए अब भी मायने रखती हो। बाकी बात उसके कानों तक नहीं पहुंची। वो वहीं रुक गई। उसका दिल धड़कना बंद हो गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो बिना कुछ कहे वापस मुड़ गई। घर पहुंचकर उसने अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया। रोहन जब लौटा तो उसने देखा आर्या सामान पैक कर रही थी। क्या कर रही हो? जैसे आपने किया वैसे ही मैं भी अपनी जिंदगी का फैसला खुद लूंगी। क्या मतलब? मुझे सब सुनाई दिया रोहन, आप अब भी उसे प्यार करते हैं। रोहन हक्का बक्का रह गया। आर्या, वो बात अधूरी सुनी तुमने। लेकिन आर्या ने बीच में ही कहा, अब कुछ मत कहिए। आपने जो चाहा वो मिल गया और मुझे फिर वही डर दे दिया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैंने सोचा था मैं आपको समझने लगी हूं, लेकिन शायद मैं गलत थी। वो अपना बैग उठाने लगी। रोहन ने उसका हाथ थामा। मत जाओ आर्या, एक बार मेरी बात सुन लो। अब सुनने के लिए कुछ बाकी नहीं रहा। उसने हाथ छुड़ाया और बाहर निकल गई। रोहन वहीं खड़ा रह गया, टूटे हुए, जैसे जिंदगी फिर से उसे वहीं लाकर खड़ा कर गई हो जहां से सब शुरू हुआ था। रात भर बारिश होती रही। आर्यू स्टेशन पर बैठी थी। आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वो खुद से कह रही थी, क्यों उम्मीद की मैंने, क्यों भरोसा किया? उसे लगा शायद प्यार उसके लिए नहीं बना। वो उस ट्रेन आने का इंतजार कर रही थी, लेकिन दिल चाहता था कि कोई उसे रोक ले, लेकिन कोई नहीं आया।
आर्या लखनऊ छोड़कर अपने मायके लौट आई थी। सुनीता जी ने जब दरवाज़ा खोला तो बेटी को उस हाल में देखकर उनका दिल टूट गया। बेटा क्या हुआ, तो वापस क्यों आ गई? आर्या बस उनके गले लग गई और फूट फूट कर रो पड़ी। माँ, मैं फिर से वही गलती कर बैठी, किसी पर भरोसा कर लिया। सुनीता जी ने सिर पर हाथ रखा। बेटा, क्या रोहन ने कुछ कहा? आर्या ने बस इतना कहा, उसके दिल में कोई और थी माँ, और मैं बस उसकी मजबूरी बन गई। इतना कहते ही वो फिर से रोने लगी। माँ ने समझाने की कोशिश की, बेटा, कभी कभी जो दिखाई देता है वो पूरा सच नहीं होता, लेकिन आर्या सुनने की हालत में नहीं थी। वो कमरे में चली गई और घंटों तक चुपचाप खिड़की के पास बैठी रही। बारिश हो रही थी, बूंदें शीशे पर गिर रही थीं और उसके दिल से निकली हर सांस में टूटन थी। उसने खुद से कहा, मैं बस उसके लिए एक जिम्मेदारी थी, बस एक नाम। उधर रोहन अपने घर में बिल्कुल अकेला बैठा था। हर कोने में आर्या की हंसी गूंज रही थी। टेबल पर रखा आधा चाय का कप, जो वो हर शाम साथ पीते थे, अब सूख चुका था। बालकनी में वो पौधे भी मुरझा गए थे जिन्हें आर्या ने लगाया था। वो धीरे धीरे उनके पास गया और एक सूखी पत्ती उठाकर बोला, जैसे तुम चली गईं, वैसे ये भी अकेले रह गए। उसकी आंखें भर आईं। उसने खुद से कहा, काश उसने मेरी बात सुन ली होती। काश। वो बार बार उस दिन की बात सोच रहा था, कैसे वो प्रिया से बस सच्चाई बताने गया था और आर्या ने आधी बात सुन ली। उसके दिल में ग्लानि थी, गुस्सा था, पर सबसे ज्यादा था प्यार। दिन बीतते गए। आर्या अब भी अपने कमरे में ही रहती थी। कभी माँ जबरदस्ती खाना खिलाती तो बस 2 कौर खा लेती। रात को चुपके से रोती। कभी कभी मोबाइल खोलकर रोहन की तस्वीर देखती, फिर गुस्से में हटा देती, लेकिन अगली सुबह फिर वही करती। एक दिन उसने मंदिर जाने का फैसला किया। माँ ने कहा, अच्छा है, मन हल्का होगा। वो मंदिर पहुंची। भीड़ थी, लेकिन उसका मन किसी को नहीं देख रहा था। उसने भगवान के सामने सिर झुकाया। अगर वो मेरा नहीं था तो उसे मेरे दिल में जगह क्यों दी? अगर वो मेरा है तो उसे वापस क्यों नहीं भेजते? उसके आंसू गिरते गए और मन में बस एक ही सवाल था, क्या प्यार हमेशा दर्द ही देता है? उधर रोहन ने तय किया कि वो चुप नहीं रहेगा। उसने फोन किया, लेकिन आर्या ने कॉल काट दी। उसने संदेश भेजा, कोई जवाब नहीं। आखिरकार उसने खुद जाकर मिलने का फैसला किया। जब वो लखनऊ पहुंचा तो सुनीता जी दरवाजे पर मिली। उन्होंने देखा, रोहन का चेहरा थका हुआ और उदास था। वो बोला, माँ जी, मैं आर्या से बस एक बार बात करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा, वो अब किसी से बात नहीं करना चाहती बेटा। कृपया, बस 5 मिनट। उनके चेहरे की सच्चाई देखकर उन्होंने सिर हिला दिया। ठीक है, लेकिन कोशिश करना कि वो फिर से टूटे नहीं। रोहन कमरे में गया। आर्या खिड़की के पास बैठी थी, वही जगह जहां वो हमेशा सोच में डूबी रहती थी। उसने दरवाजे पर हल्की आवाज की। आर्या ने पीछे देखा और हैरान रह गई। तुम यहाँ? वो बोली, अब और क्या बाकी रह गया है कहने को? रोहन ने शांत स्वर में कहा, बस सच्चाई कहने आया हूं। आर्या ने हंसकर कहा, सच्चाई? अब क्या फर्क पड़ता है? पड़ता है, क्योंकि उस दिन तुमने मेरी अधूरी बात सुनी थी। मैं प्रिया से मिलने गया था, लेकिन सिर्फ ये कहने कि अब मेरे दिल में उसके लिए कोई जगह नहीं बची, क्योंकि अब वहां कोई और है, तुम। आर्या की आंखों से आंसू बह निकले। झूठ है। अगर तुम सच कहते तो फोन क्यों नहीं उठाया? क्योंकि जब मैं फोन उठाने गया तब तक तुम जा चुकी थी। रोहन की आवाज टूट रही थी। मैंने हर जगह ढूंढा तुम्हें, स्टेशन तक गया, लेकिन देर हो चुकी थी। आर्या का गला भर आया। तो तुम अब क्यों आए हो? क्योंकि तुमसे दूर रहना सजा से भी बदतर है। वो आगे बढ़ा और बोला, तुम चाहो तो मुझे माफ मत करना, लेकिन एक बात याद रखना, मैंने उस दिन भी तुम्हारा सम्मान किया था और आज भी तुम्हें सिर्फ इज्जत और प्यार देता हूं। आर्या की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे, उसका दिल कांप रहा था। उसने कहा, मुझे नहीं पता मैं तुम पर भरोसा कर पाऊंगी या नहीं, लेकिन रोहन ने बीच में कहा, मुझे किसी वादे की जरूरत नहीं, बस तुम्हारे भरोसे की। बाकी मैं खुद साबित कर दूंगा। दोनों के बीच कुछ पल की खामोशी रही। फिर आर्या ने धीरे से कहा, तुम जानते हो, जब तुम नहीं थे तो मुझे लगा जैसे जिंदगी रुक गई है, पर आज जब तुम सामने हो तो लग रहा है जिंदगी फिर से सांस ले रही है। रोहन ने उसकी आंखों में देखा। तो फिर मुझे एक मौका दो, ताकि ये सांस हमेशा चलती रहे। आर्या ने सिर झुका लिया, फिर हल्की मुस्कान के साथ कहा, ठीक है। बस इतना ही कहा और दोनों की आंखों में चमक लौट आई।
कुछ दिन बाद दोनों फिर अपने घर लौट आए। घर का माहौल फिर से वही पुराना, प्यारा और सुकून भरा था। बैल्कनी में पौधे फिर से हरे हो चुके थे। आर्या ने एक पौधे में नया फूल देखा, मुस्कुराई। देखो, फिर से खिल गया। रोहन बोला, क्योंकि अब उसे देखभाल मिल रही है, जैसे मुझे तुम। आर्या मुस्कुराई और बोली, और मुझे तुमसे। दोनों हंस पड़े। वो हंसी उस घर की दीवारों में गूंजती रही, जैसे किसी टूटे हुए घर में फिर से जिंदगी लौट आई हो। लेकिन जिंदगी का असली इम्तिहान अभी बाकी था, क्योंकि प्यार जब लौटता है तो उसे परखने वाला वक्त भी साथ आता है। समय बीतता गया। अब उस घर में सन्नाटा नहीं, बल्कि हंसी और सुकून था। आर्या और रोहन दोनों बदल चुके थे, अंदर से, सोच से और एक दूसरे के लिए महसूस करने के तरीके से भी। हर सुबह अब उनकी एक आदत बन गई थी। आर्या चाय बनाती और दोनों बैल्कनी में बैठकर सूरज निकलते देखते। वो धूप अब उनके लिए सिर्फ रोशनी नहीं, बल्कि नई शुरुआत का प्रतीक थी। कभी आर्या कहती, पता है, मुझे पहले लगता था कि जिंदगी मेरे साथ बहुत नाइंसाफी करती है। रोहन मुस्कुराते हुए जवाब देता, और अब लगता है भगवान ने बस थोड़ा लंबा रास्ता दिखाया ताकि मैं सही जगह पहुंच सकूं। दोनों हंस पड़ते। एक दिन आर्या ने कहा, रोहन, मैं फिर से पढ़ाई शुरू करना चाहती हूँ। सच? हाँ, मैं हमेशा मनोविज्ञान पढ़ना चाहती थी। शायद अब वो वक्त आ गया है। रोहन ने खुश होकर कहा, और मैं हर वक्त तुम्हारे साथ रहूंगा, नोट्स बनाने से लेकर परीक्षा की दुआ तक। आर्या मुस्कुराई, अब तो मुझे डर भी नहीं लगता, क्योंकि अब कोई है जो मेरे साथ खड़ा है। रोहन ने धीरे से कहा, और वो कोई हमेशा रहेगा। उनकी आंखें मिली। इस बार ना कोई डर था, ना दूरी, बस शांति और भरोसा। कुछ महीनों बाद आर्या कॉलेज जाने लगी। वो आत्मविश्वासी, खुश और जिंदगी से भरपूर थी। क्लास के बाद बच्चे उसके पास आते, सलाह लेते। वो उन्हें सिखाती, डर से भागो मत, डर का सामना करो, क्योंकि डर वहीं खत्म होता है जहां भरोसा शुरू होता है। कभी कभी जब वो किसी परेशान लड़की को देखती तो खुद को उसमें पा लेती। वो मुस्कुराती और कहती, मैं भी कभी तुम्हारी जगह थी, पर अब नहीं। अब वो सिर्फ किसी की कहानी का हिस्सा नहीं थी, वो खुद एक कहानी बन चुकी थी। एक शाम जब वो घर लौटी तो देखा कि रोहन बालकनी में खड़ा था। हवा में हल्की ठंडक थी और आसमान गुलाबी हो रहा था। उसके पास जाकर बोली, आज कुछ खास लग रहे हो। रोहन ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि आज कुछ खास करने वाला हूं। वो जेब से एक छोटा सा डिब्बा निकालता है। आर्या हैरान, ये क्या है? वो डिब्बा खोलता है। उसमें एक खूबसूरत अंगूठी थी। वो झुक गया और बोला, पहली शादी मजबूरी थी, पर ये वाला पल मेरी मर्जी है। आर्या, क्या तुम मुझे फिर से अपना बनाना चाहोगी, इस बार सच्चे दिल से? आर्या की आंखें भर आईं। वो रोते हुए मुस्कुराई, तुम पागल हो क्या? अब जाकर सब ठीक हुआ है और तुम फिर इमोशनल बना रहे हो। रोहन बोला, क्योंकि मैं चाहता हूं कि हर बार जब हम एक दूसरे को देखें तो याद रहे कि इस रिश्ते को हमने मजबूरी नहीं, मोहब्बत से चुना है। आर्या ने बिना कुछ कहे उसका हाथ थाम लिया। हाँ रोहन, मैं भी यही चाहती हूँ। वो हंसे, एक दूसरे को गले लगाया, जैसे सारे दर्द, सारी गलतफहमियां उस आलिंगन में पिघल गई हों। धीरे धीरे उनका रिश्ता और मजबूत होता गया। हर दिन अब उनके लिए एक नई सीख लेकर आता था। आर्या अब हर चीज में खुशी ढूंढने लगी थी। कभी बारिश में नाचती, कभी बैल्कनी में गाना गाती, कभी रोहन पर गुस्सा करती तो कभी उसके लिए अपने हाथों से खाना बनाती। रोहन कहता, पहले तुम डर में जीती थी, अब तुम्हारे अंदर पूरा आसमान है। वो मुस्कुराकर कहती, और उस आसमान में सिर्फ तुम हो। एक दिन आर्या ने डायरी में लिखा, कभी लगता था मेरी जिंदगी खत्म हो गई है, पर अब समझ आया, जब सब कुछ टूट जाता है तभी नई शुरुआत की जगह बनती है। मैंने डर से लड़ना सीखा, गलतफहमियों को माफ करना सीखा, और सबसे ज्यादा प्यार को समझना सीखा। रोहन ने मुझे सिर्फ प्यार नहीं दिया, उसने मुझे फिर से मैं बनना सिखाया। उसने वो डायरी बंद करके मुस्कुरा दी। रोहन ने पीछे से आकर पूछा, क्या लिख रही हो? वो बोली, बस हमारी कहानी का आखिरी पन्ना, जहां दर्द खत्म होता है और सुकून शुरू। रोहन ने कहा, तो फिर आखिरी लाइन मेरी तरफ से जोड़ दो। क्या? कि कहानी खत्म नहीं हुई, बस अब सुकून के साथ जी रही है। दोनों हंसे। रात को दोनों छत पर बैठे थे। आसमान तारों से भरा था। आर्या ने कहा, याद है जब पहली बार हम अंधेरे में मिले थे? मुझे तब तुमसे डर लगा था। रोहन मुस्कुराया, और आज वही अंधेरा हमारे साथ बैठा है, लेकिन अब वो डर नहीं, बस याद बन चुका है।
आर्या ने उसकी तरफ देखा और कहा, शायद यही असली प्यार होता है, जब डर, दर्द और नफरत सब पीछे छूट जाए और बस अपनापन रह जाए। रोहन ने धीरे से उसका हाथ पकड़ा। और वो अपनापन हमेशा रहेगा। हवा चल रही थी, बादलों के पीछे चांद झांक रहा था, और वो दोनों वहीं बैठे, चुप मगर पूरे। कुछ कहानियां अंत तक पहुंचने के लिए नहीं लिखी जाती, बल्कि ये याद दिलाने के लिए लिखी जाती हैं कि कभी ना कभी, किसी न किसी मोड़ पर, हर टूटा दिल फिर से मुस्कुराना सीख ही लेता है। बारिश की रात, एक अधूरी गलतफहमी से शुरू हुई मोहब्बत अब पूरी हो चुकी थी।